नमस्कार बच्चों। आज मैं आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 2 के पहले पाठ नेताजी का चश्मा लेकर उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी हिंदी साहित्यकार हैं और वे मुख्यतः हिंदी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। उनका जन्म 20 जनवरी 1947 में इंदौर में हुआ था। इनकी प्रमुख कहानियाँ सूरज कब निकलेगा, आसमां, कैसे कैसे, अंगुली किताब, आदमी जात का आदमी, आएंगे अच्छे दिन भी, छोटू उस्ताद इत्यादि हैं। स्वयं प्रकाश मध्यम वर्गीय जीवन शैली का कुशल चित्रण करते हैं। इनकी कहानियों में व्यंग की चेतना स्पष्ट सुनाई देती है, अर्थात इनकी कहानियों में व्यंग स्पष्ट दिख जाता है। बच्चों, नेताजी का चश्मा, जब हम इस शीर्षक को पढ़ते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में नेताजी नाम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्मरण हो आता है। तो यह कहानी उन्हीं सुभाष चंद्र बोस जी के चश्मे पर आधारित है। बच्चों, इस कहानी के 3 मुख्य पात्र हैं, कैप्टन चश्मे वाला, हालदार साहब और आपका पान वाला। ठीक है, इस कहानी में कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से एक ऐसे साधारण व्यक्ति का वर्णन किया गया है जो अपनी अभावग्रस्त जिंदगी के बावजूद अपने अंदर देशभक्ति की भावना रखता है और उस देशभक्ति को नेताजी की प्रतिमा पर चश्मा लगा करके उसके प्रति सम्मान की भावना को व्यक्त करता है। नेताजी का चश्मा। तो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था जिसे पक्का मकान कहा जा सके, वैसे कुछ ही मकान, और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार था। हालदार साहब, बच्चों, हवलदार को यहाँ पर हालदार साहब कहकर पुकारा गया है। तो वो क्या करते थे, हर 15वें दिन पर अपने काम के सिलसिले में एक कस्बे से गुज़रते थे। और कस्बा बच्चों वह स्थान होता है जो नगर से तो छोटा होता है लेकिन गांव से थोड़ा विकसित होता है, डेवलप्ड होता है। उस स्थान को हम कस्बा कहते हैं जिसमें शहर से कम आबादी होती है। तो यहाँ पर बच्चों बहुत कम पक्के मकान थे और जिसे बाज़ार कहा जा सके वैसा एक ही बाज़ार पूरे कस्बे में था। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक ठो नगर पालिका भी थी। ओपन एयर का बच्चों जिसके ऐसे सिनेमा घर जिस पर छत नहीं होती है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि कस्बा जो है बहुत अधिक विकसित नहीं होता है, वह छोटा होता है, उसमें आबादी कम होती है, इसलिए यहाँ पर सिनेमा घर तो थे लेकिन बिना छत वाले, अर्थात उनके ऊपर छत नहीं थी। इसलिए 2 ओपन एयर सिनेमा घर यहाँ थे और एक नगर पालिका थी। नगर पालिका थी तो कुछ ना कुछ करती भी रहती थी। अब नगर पालिका काम क्या होता है बच्चों कि नगर में सड़कें बनवा देना, स्कूल बनवा देना, कोई टूटी फूटी चीज़ है तो उसकी मरम्मत करवा देना, बिजली के खंभे लगवा देना, बिजली की व्यवस्था कर देना, पानी की व्यवस्था कर देना। तो ये छोटे मोटे काम जो होते हैं वो नगर पालिका के होते हैं। तो इस कस्बे में भी नगर पालिका कुछ ना कुछ करती रहती थी। कभी कोई सड़क बनवा दी, कभी कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिए। इसी नगर पालिका में किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके एक छोटे से हिस्से के बारे में है। तो बच्चों, उस नगर पालिका के एक किसी प्रशासनिक अधिकारी ने क्या किया, वो उस कस्बे का जो सेंटर ऑफ द सिटी था, यानी हार्ट सेंटर
प्लेस जो था, मुख्य बाज़ार, उस पर क्या किया, उसने एक नेताजी की मूर्ति लगवाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। कौन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस? आपको अच्छी तरह से पता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है, जो सिर पर एक टोपी पहनते थे नोक वाली और आंखों पर चश्मा लगाते थे। उनकी प्रतिमा आपको यत्र तत्र दिख जाएगी और उनकी प्रतिमा लगवा दी। और ये प्रतिमा कैसी थी? संगमरमर की प्रतिमा बनवाई गई। ये जो पूरी कहानी है बच्चों, नेताजी का चश्मा, ये उसी प्रतिमा की कहानी है, उस सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा की कहानी है, मूर्ति की कहानी है, जिसे उस कस्बे के बीच में लगवाया गया था। और अपितु उस प्रतिमा की ही नहीं, अपितु उसके एक छोटे से हिस्से अर्थात उसके चश्मे के बारे में ये पूरी कहानी आधारित है। पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत, अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं अधिक होने के कारण काफ़ी समय तक ऊहा-पोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा और बोर्ड ने कि शासनावधि समाप्त होने की घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा। तो बच्चों, यहाँ पर उस मूर्ति को बनाने के लिए जब मूर्तिकार ढूंढे गए तो उन्हें उस कस्बे में लोगों को, प्रशासनिक अधिकारी को या बड़े अधिकारियों को मूर्तिकार की अच्छी जानकारी नहीं थी कि अच्छा मूर्तिकार उन्हें कहाँ मिलेगा मूर्ति बनाने के लिए। फिर दूसरी बात, उनके पास मूर्ति बनाने की जो लागत थी वो भी बहुत कम थी और जो बजट उन्हें दिया गया था मूर्ति बनाने के लिए वो भी बहुत कम था और अच्छे मूर्तिकार के लिए ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता। तो काफ़ी समय तक इस बात पर ऊहापोह और चिट्ठी पत्री चलती रही। यानी ऊहापोह का मतलब है कि करें या ना करें वाली कंडीशन, यानी दुविधा में फंसे रहे प्रशासनिक अधिकारी कि इस पर कितनी राशि खर्च की जाए, क्योंकि हमारा बजट बहुत कम है और हमारे पास फिर ऐसे अच्छे कलाकार कहाँ से आएंगे उस मूर्ति को बनाने के लिए। तो और कुछ समय भी दिया गया था शासन की तरफ से कि इतनी दिन में मूर्ति बनाकर तैयार हो जानी चाहिए। तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या किया कि किसी स्थानीय कलाकार, मतलब उस स्थान के ही, उस कस्बे के ही किसी कलाकार को मूर्ति बनाने का ये अवसर, मौका दे दिया और अंत में कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे होंगे। तो बच्चों, पटक देने का विश्वास, पटक देना मतलब जैसे तैसे पूरी कर देना, मतलब आधी अधूरी भी हो सकती है उसमें, और जैसे तैसे उस मूर्ति को पूरा करना मीन्स पटक देना। तो फिर इसके बाद लेखक कहता है कि हो सकता है कि फिर यह काम, मूर्ति बनाने का काम, उस क्षेत्र के इकलौते जो ड्राइंग मास्टर थे मोतीलाल जी को सौंपा गया होगा और उन्होंने एक महीने के अंदर, महीने भर के अंदर ये मूर्ति बना करके जैसे तैसे, पटक देने का अर्थ है जैसे तैसे मूर्ति बना करके प्रशासन को सौंप दी होगी। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ें हैं कि मूर्ति किसकी बनी हुई थी? संगमरमर की थी। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट की ऊंची होगी। मूर्ति की ऊंचाई कितनी थी? 2 फुट की ऊंचाई थी। और यह कितनी बनी हुई थी? टोपी की नोक से लेकर के कोट के दूसरे बटन तक ये मूर्ति थी, जिसे बस्ट कहते हैं। बस्ट बच्चों, सिर से लेकर के जो कंधों तक मूर्ति बनाई जाती है उसको बस्ट कहते हैं। मैं फिर से बोल रही हूँ, सिर से लेकर के जो मूर्ति कंधों तक बनाई जाती है उसे बस्ट कहते हैं। तो ये मूर्ति जो थी, बस्ट थी, संगमरमर की बनी हुई थी, 2 फुट चौड़ी थी, ऊंची थी और बहुत सुंदर थी। नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कमसिन लग रहे थे, फौजी वर्दी में थे। अब नेताजी का जब भी नाम आता है
तो वो हमेशा हमें फ़ौजी वर्दी में ही दिखते हैं। ठीक है, तो मूर्ति को देखते ही जब और नेताजी के 2 नारे यानी दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगते हैं। तो नेताजी के 2 प्रमुख नारे थे कि दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। जब भी हम नेताजी की मूर्ति को देखते हैं तो ये नारे उनके साथ याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। सराहनीय का अर्थ होता है बच्चों प्रशंसनीय, यानी मूर्ति यद्यपि स्थानीय कलाकार ने बनाई थी लेकिन फिर भी बहुत अच्छी बनी हुई थी, सुंदर थी, 2 फुट चौड़ी थी और बस्ट बनाया था मूर्ति में, जिसमें सिर से लेकर के कंधों तक की मूर्ति बनी हुई थी। केवल एक चीज़ की कसर थी जो देखते ही खटकती थी, नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था। जो व्यक्ति बच्चों चश्मा लगाता है अगर वो चश्मा उतार दे तो थोड़ा सा अजीब लगने लगता है, तो उसी तरह से नेताजी भी चश्मा लगाते थे और जब उनकी मूर्ति बनी तो उस पर चश्मा नहीं था। तो वो मूर्ति में एक चीज़ की कमी खटकती थी दूर से देखने पर, और वह था उनका चश्मा। लेकिन संगमरमर का चश्मा नहीं था, चश्मा तो था। एक सामान्य और सचमुच चौड़े चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने के लिए रुके तो उन्होंने इसे लक्षित किया मीन्स ध्यान दिया कि उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक भरी मीन्स रहस्य भरी एक ऐसी मुस्कान, यानी उन्हें हंसी आ रही थी लेकिन उस मुस्कान में कुछ पूछना भी चाहते थे। यह आइडिया भी ठीक है कि मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल, यानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर जो चश्मा था वो रियल था, चौड़े फ्रेम वाला, काले फ्रेम वाला मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ था और ये रियल वास्तविक चश्मा था, जबकि मूर्ति पत्थर की थी, संगमरमर की थी। और इस चीज़ का बड़ा रहस्य था और यह देख करके हवलदार साहब वहाँ रुके और उन्होंने जब ध्यान से देखा तो उनके मन में भी प्रश्न उठे कि मूर्ति पत्थर की है, संगमरमर की है और इस पर रियल चश्मा कैसे लगा हुआ है। आगे देखिए बच्चों, जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं है, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति की भी आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। यानी उस मूर्ति पर, संगमरमर की मूर्ति पर जब उन्होंने रियल चश्मा देखा तो उनका रहस्य बढ़ता गया और उनके जो मन में कौतुकता थी वो भी बढ़ती गई। यद्यपि जीप तो उस कस्बे को छोड़कर आगे बढ़ गई थी लेकिन वो अभी भी उस मूर्ति के बारे में सोच रहे थे, उस कस्बे के नागरिकों के बारे में सोच रहे थे कि कस्बे के नागरिक कितने देशभक्ति की भावना से सराबोर हैं कि मूर्ति को बिना चश्मे वाली देख करके उस पर उन्होंने चश्मा लगा दिया, चाहे वह रियल ही क्यों नहीं था। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्होंने मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया चश्मा दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक और बढ़ा। वाह भाई, क्या आइडिया है! मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल सकती है। बच्चों, इसको अंडरलाइन कर सकते हैं आप लोग कि मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल सकती है। यानी जब दूसरी बार निकले उसी कस्बे से तो हवलदार साहब ने फिर उसी मूर्ति को देखा और उन्हें उसमें अंतर क्या दिखाई पड़ा कि इस बार जो मूर्ति पर चश्मा लगा हुआ था, पहले चौड़े मोटे फ्रेम वाला था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा था। तो इस चश्मे बदलने की प्रक्रिया ने उनके जो कौतुकता थी, उनके रहस्य को और भी बढ़ा दिया था। और अब वे कहते हैं कि मूर्ति कपड़े तो नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल सकती है। बच्चों, ये लाइन जो है, ये पंक्ति जो है, ये व्यंग कस रही है। तो मैंने पहले भी बताया था कि लेखक जो स्वयं प्रकाश हैं वो उन्होंने व्यंग किया है अपनी कहानी में और व्यंग्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पर ये जो पंक्ति है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा बदल सकती है, ये व्यंग्यात्मक पंक्ति है। आगे बढ़ते हैं। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना, मूर्ति को देखना। यानी जब भी हवलदार साहब उस कस्बे से निकलते वो 3 काम करते थे।
चौराहे पर रुक जाते थे चौराहे आते ही और पान खाते थे और मूर्ति को ध्यान से देखते थे। ये उनका नियम बन गया था जब भी उस कस्बे से निकलते थे। एक बार जब कौतूहल दुर्दमनी हो उठा, दुर्दमनी का अर्थ होता है बच्चों दमन कर देना मीन्स कुचल देना, और दुर्दमनी मीन्स बुरी तरह कुचल देना। और यहाँ पर दुर्दमनी का अर्थ हुआ है कि अब जो उनकी कौतूहलता थी वो रोकने पर भी नहीं रुक रही थी। अच्छा, जिसे दबाया नहीं जा सकता था, अब दुर्दमनी हो गई थी उनका कौतूहल। तो पान वाले से पूछ ही लिया उन्होंने। हार करके उन्होंने जो पान वाला था जिसे वो पान खाते से उससे पूछ लिया, क्यों भाई, क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार कैसे बदल जाता है? तो ये सवाल उन्होंने अपनी कौतूहलता को शांत करने के लिए उस पान वाले से पूछ ही लिया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठुसा हुआ था। वह एक काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। उसकी तोंद थिरकी। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। यानी चश्मा कौन बदलता है? कैप्टन चश्मे वाला। तो बच्चों, पहला जो किरदार था यहाँ पर कहानी में हालदार साहब, और दूसरा आ गया है कैप्टन चश्मे वाला। तो उसका नाम है कैप्टन चश्मे वाला। और तीसरा किरदार यहाँ पर फिर आया, वह पान वाला। तो पान वाले का यहाँ पर कैरेक्टर स्केच दिया गया है कि पान वाले के मुंह में पान ठुसा रहता था। वह एक काला, मोटा, खुशमिजाज आदमी था और इतना मोटा था कि जब हंसता था तो उसकी तोंद थिरकती थी। उसके मुंह में हमेशा पान रहता था और जब भी उसे बात करनी होती थी उसे पान थूकना पड़ता था, तब वह बात कर पाता था। और उसकी पान खाने के कारण बत्ती सी लाल काली हो चुकी थी। तो उसने ये बताया कि यह काम जो है, चश्मा बदलने का काम, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है? हालदार साहब कुछ समझ नहीं पाए। चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। क्या मतलब? बार बार चश्मा चेंज कर देता, बदल देता? क्यों चेंज कर देता है? एक चश्मा लगा दिया, ठीक है। हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। अब पान वाला समझाता है अपनी भाषा में। कोई गिराक आ गया, गिराक मीन्स ग्राहक, कस्टमर, उसको चौड़े चौखट चाहिए, ठीक है, चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाए, कहाँ से लाएगा चौड़े फ्रेम वाला? उसके पास एक ही चश्मा था। तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, मूर्ति से उतार कर दे दिया और मूर्ति पर दूसरा चश्मा बिठा दिया। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ गई, ठीक है। इस तरह से कैप्टन चश्मे वाला जब भी उसे कोई ग्राहक आता था उसके पास और उसे चश्मे की मांग होती थी, जो मूर्ति पर लगा होता था जैसा चश्मा, तो वह क्या करता था, मूर्ति वाला चश्मा उसे उतार कर दे देता था और मूर्ति पर अपनी दुकान से दूसरा चश्मा निकाल कर लगा देता था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हालदार साहब को बात कुछ कुछ समझ में आ गई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम है कैप्टन। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। यानी बुरा लगना, दो चीज़ें हैं, एक बुरा लगना कि कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती हमें, और कोई चीज़ आहत करती है। आहत करती है मतलब उस चीज़ को देखकर हमें मन से पीड़ा होती है, हम मन से दुखी हो जाते हैं। आहत करती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार होती है जैसा कि मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए ला करके ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह, खूब, क्या आइडिया है। अब बच्चों, यहाँ पर हालदार साहब को ये बात समझ में आ गई कि कैप्टन जो है, कैप्टन चश्मे वाला एक व्यक्ति है जो नेताजी की संगमरमर की मूर्ति पर चश्मा लगाता है प्रतिदिन और उस चश्मे को बदलता रहता है। बदलता क्यों है ये भी इन्हें बात समझ में आ गई, क्योंकि जब उसके पास कोई ग्राहक आता है उसे मूर्ति वाले चश्मे की चाहिए होता है, मूर्ति वाला चश्मा चाहिए होता है, तो मूर्ति वाला उतार करके उसे दे देता है ग्राहक को और मूर्ति पर अपनी दुकान से नया फ्रेम उठा करके लगा देता है। तो
यहाँ पर ये भी बात समझ में आ गई हवलदार साहब को कि कैप्टन को नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति अच्छी नहीं लगती है, उन्हें पीड़ा देती है। उन्हें लगता है कि बिना चश्मे वाली मूर्ति से नेताजी का अपमान हो रहा है, इसलिए वह और नेताजी को असुविधा हो रही, इसलिए वह अपनी दुकान से एक नया फ्रेम निकाल करके नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। यहाँ पर बच्चों एक शब्द आया है, फ्रेम की दरकार होती है। दरकार मीन्स इच्छा होती है, यानी ग्राहक को जब वही फ्रेम चाहिए होता है जैसा कि मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन उतार करके उसे दे देता है। तो हवलदार साहब को यह आइडिया बहुत अच्छा लगा, इसलिए उन्होंने कहा कि वाह भाई खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? अब भी जो कौतुकता थी वो हवलदार साहब की शांत नहीं हुई थी। एक प्रश्न उनके दिमाग में फिर आ रहा था कि नेताजी का जो ओरिजिनल चश्मा था, वास्तविक चश्मा जो उस समय मूर्ति के साथ ही बनाया गया होगा, वह कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। फिर आंखों ही आंखों में हंसा, तोन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, पीछे मुड़कर उसने पीक थूकी। पीक मीन्स पान की थूक को बोला गया है। और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। यानी पान वाला बताता है कि जब मास्टर संगमरमर की मूर्ति बना रहा था नेताजी की, तब वह बनाना भूल गया था। इसलिए ये जो कैप्टन है, ये अपनी दुकान से रोज़ एक नया फ्रेम निकाल करके नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। तो बच्चों इतने पाठ को पढ़ करके हमें ये समझ में आ गया कि कहानी में 3 किरदार कहाँ कहाँ पर आए हैं, पान वाला, हवलदार साहब और कैप्टन चश्मे वाला। और कैप्टन चश्मे वाला क्या करता है कि अपनी दुकान से रोज़ एक नया फ्रेम निकाल करके नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। वो क्यों बदल देता है चश्मे, ये भी हमने पढ़ा। और उसके अंदर कैसी भावना है, यह हवलदार साहब को अब समझ में आने लगी थोड़ी थोड़ी। लेकिन उनकी कौतूहलता अभी गई नहीं, उनका जो रहस्य है अभी भी बना हुआ है, कुछ प्रश्न अभी भी उनके मन में हैं। तो बच्चों यह पाठ इस समय हम यहीं तक रखेंगे। पाठ का शेष भाग जो है आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ सकते हैं। उम्मीद है यहाँ तक पढ़ा हुआ पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अपनी अगली वीडियो में पाठ के शेष भाग के साथ आपसे फिर मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।